सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट रूलर सीजन 2 के एक और बेहद रोमांचक और धमाकेदार एपिसोड में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले जाइए और जाकर उसे देख लीजिए, वरना यहाँ आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर आपने वो देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज के इस जबरदस्त वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस पार्ट की शुरुआत भी ठीक वही से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हमने देखा था कि हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ से मिस लुओली फाइट करने आ जाती है और अपने विरोधी की छुट्टी कर देती है, लेकिन तभी वहाँ एक नया और खौफनाक दुश्मन आ धमका है जिसके दिल में लुओ क्लैन के खिलाफ गहरी नफरत भरी हुई थी। कहानी शिफ्ट होती है और हम म्यू चेन को देखते हैं जहाँ एल्डर उसके लिए उस खास इम्प्रूवमेंट तकनीक को परफॉर्म कर रहे थे। म्यू चेन उस विशाल लाइटनिंग लोटस के बिल्कुल बीचों बीच ध्यान में बैठा हुआ था। एल्डर बड़े गर्व से बताते हैं कि बच्चे जरा देखो कि मैं इस पावरफुल तकनीक को तुम्हारे लिए कैसे परफॉर्म करता हूँ। इसे द ग्रेट थ्री फ्लावर गैदरिंग समिट कहा जाता है। यह कहते ही एल्डर थोड़ा दूर चले जाते हैं। अगले ही पल आसमान चीरते हुए एक भयानक और कड़ाकेदार बिजली सीधी आकर म्यू चेन के ऊपर गिरती है। उस बिजली का झटका इतना तेज था कि म्यू चेन दर्द से करा होता है। उसका शरीर कांपने लगा है जैसे उसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हो। वो दर्द के मारे छटपटाते हुए चिल्लाता है कि यार यह लाइटनिंग कितनी ज्यादा खतरनाक है। सच कहूँ तो मैंने आज से पहले ऐसी खौफनाक लाइटनिंग को कभी महसूस नहीं किया। उसकी यह हालत देखकर एल्डर जोर जोर से हंसे हैं और कहने लगते हैं कि हाँ बच्चे, यह कोई आम लाइटनिंग नहीं है। अगर तुमने इसे झेल लिया और तुम सही सलामत रहे और अपनी ताकत के दम पर तुमने यहाँ एक सिंगल फ्लावर को भी खिलाने में कामयाबी हासिल कर ली तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वाकई कमाल के हो। याद रखना, उस एक सिंगल फ्लावर की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरे आसमान को भी हिला सकती है। एल्डर यहाँ म्यू चेन की परीक्षा ले ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी नाक में एक अजीब सी गंध आती है। वो गंभीर हो जाते हैं और हवा को सूंघते हुए कहते हैं कि आखिर इस हवा में खून की खुशबू क्यों आ रही है। उन्हें शक होता है, इसलिए वो अपनी शक्तियों से स्पेस में एक दरार बनाते हैं और एकेडमी में क्या हो रहा है यह देखना शुरू कर देते हैं। नजारा एकेडमी का दिखता है जहाँ हम उसी दुश्मन को देखते हैं जो वहाँ सभी के दिलों में अपना खौफ पैदा कर रहा था। वो चारों तरफ देखते हुए बड़े ही घमंडी अंदाज में कहता है कि जब मैंने पहली बार यह अफवाह सुनी थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि आखिर द ग्रेट लुओ क्लैन की वारिस इस मामूली सी हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी में क्यों पाई जाएगी। वो यहाँ छिपकर क्या कर रही होगी। यह कहते हुए वो अपने एक खतरनाक हमले को तैयार करता है। उसके हाथ में खून से बनी एक लाल गेंद नजर आती है। वो लुओली को घूरते हुए कहता है कि मैंने सही कहा ना एम्परर लुओली। इतना कहकर वो अपनी ब्लड सर्जिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लुओली के ऊपर जोरदार हमला कर देता है। लुओली फुर्ती से पीछे हटकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खूनी ऊर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो लगातार उसके ऊपर वार कर रहा था। तभी मौका पाकर मिस लुओली अपनी तलवार निकालती है और सीधा उसकी मुट्ठी के अंदर अपनी तलवार धंसा देती है। उसके हाथों से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने उस तलवार को रोक लिया था। वो मुस्कुराता है और कहता है कि अरे हाँ, मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं, मैं असल में ब्लड गॉड क्लैन का शूशी हूँ। यह नाम सुनते ही मिस लुओली हैरान रह जाती है। वो आगे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही एक रॉयल ब्लड हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर डीन है वो भी यह जानकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो गुस्से में एंशियन कल्ट्रोन स्पिरिचुअल एकेडमी के मास्टर से कहने लगते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर कब से ब्लड गॉड क्लैन का एक बंदा तुम्हारी एकेडमी में पहुंच गया। इस पर वो मास्टर एक कुटिल हंसी हंसा है और जवाब देता है कि अगर तुम्हारे पास लुओ गॉड क्लैन की वारिस एक शिष्या के तौर पे हो सकती है तो हमारी एकेडमी में क्या बुराई है भाई। हमारे क्लैन की भी एक इज्जत है और वैसे भी ब्लड गॉड क्लैन के साथ हमारे रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे और पुराने हैं। तो इसी के चलते यह आम बात है कि उनका एक जीनियस हमारे पास शिष्य के रूप में मौजूद है। मैदान में मिस लुओली ताना मारते हुए कहती है कि मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि ब्लड गॉड क्लैन के अंदर कोई शूशी नाम की रॉयल्टी भी मौजूद है। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम ज्यादा मशहूर नहीं हो। शूशी को यह बात चुप जाती है, लेकिन एक बार मैं तुम्हें हरा दूं, तुम्हें यहाँ से मिटा के रब दूं ना, तो फिर तुम्हारा कातिल बनकर मैं पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। यह कहते हुए वो अपने ब्लड सर्जिंग से उस पर वापस से हमला करता है, जिससे मिस लुओली पीछे की ओर धकेली जाती है और तभी वो कहता है कि तुम्हें मारकर मुझे बहुत बड़ा इनाम भी मिलने वाला है। यह कहते साथ ही वो वापस से अपनी ब्लड गॉडलैंड की तकनीक को यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उस खूनी गेंद के अंदर से काफी सारे खूनी टेंटिकल्स को बाहर निकालता है और सीधा मिस लुओली के ऊपर चार्ज करता है। मिस लुओली उससे डॉज करते हुए यहाँ इस पर हमला करने को जाती है, लेकिन ये जो खूनी टेंटिकल्स है ये उसका पीछा नहीं छोड़ते। मिस लुओली अपनी तलवार से वार करती है, लेकिन ये बार बार पलट के उस पर हमला करते हैं। मिस लुओली काफी सारे स्लैश अटैक भी करती है, लेकिन ये सारे टेंटिकल्स दूसरी जगह शिफ्ट होकर वापस से शूशी का रूप ले लेते हैं। वो घमंड में कहता है कि मिस एम्परर, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे पहले ही मेरे ब्लड गॉड क्लैन की विरासत की शक्ति मिल चुकी है। यह अंदाज
अंदाजा तो तुमने मेरी ताकत से ही लगा लिया होगा, लेकिन जब मैं तुम्हारी ताकत और तुम्हारे लेवल को देख रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक तुम्हारे क्लैन से विरासत नहीं मिली है ना? यह कहते हुए वो काफी सारे ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक से मिस लुओली पर हमला कर देता है और मिस लुओली उसके हमलों से बचते हुए उसकी बातें सुने जा रही थी। और फिर वो पलट के उसके ऊपर एक स्ट्राइक से हमला करते हुए कहती है कि तो क्या हुआ अगर मुझे विरासत की ताकत नहीं मिली? सुशी उसके हमले को अपने खून की शक्ति से रोकता है और ताना मारता है कि अच्छा नहीं मिली तो क्या हुआ, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि लुओ तियानशेन के नियमों के मुताबिक तुम्हारे क्लैन को बहुत ही जल्द एक लीडर की जरूरत है ना? और अब तक तो तुम्हें विरासत भी नहीं मिली है, लेकिन तुम्हारी अकड़ तो देखो कि तुम मुझसे ये कह रही हो कि विरासत नहीं मिली तो क्या हुआ। यह कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे दादाजी ज्यादा से ज्यादा कब तक टिकेंगे, 1 साल, 2 साल या 3 साल। यह कहते हुए वो वापस से उस पर हमला करने को जाता है और कहता है कि यह तो बिल्कुल मत सोचना कि फ्लेम एम्परर और उनकी एंडलेस फायर टेरिटरी तुम लोगों को ज्यादा देर तक बचा पाएगी। एक बार हम उसे रास्ते से हटा दे, फिर तुम्हारे लुओ क्लैन को कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने भाले से लगातार मिस लुओली पर हमला करता है और कहने लगता है कि एक बार, बस एक बार मैं तुम्हें मार दूं, जिसके बाद लुओ क्लैन की सारी बची कुची उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार तुम्हारा ग्रैंडफादर यानी कि लुओ तियानशेन मारा गया ना, तो तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं बचेगा ना तुम्हारे क्लैन के पास। इस दौरान वो यहाँ पे मिस लुओली पर काफी सारे हमले करता है। इनके बीच भयंकर क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। इसी के साथ लुओली से वो बंदा आगे कहता है कि एक बार तुम्हारा यह जो महान अर्थ सॉवरेन मारा गया ना, और फिर उसके बगैर तुम्हारे इस तथाकथित ग्रेट लुओली क्लैन को कोई भी बचाने लायक बचेगा नहीं। हमें बस उसकी मौत का इंतजार है। यह कहते साथ ही वो उस पर अपने दोनों ब्लेड से हमला करता है, लेकिन मिस लुओली उसके अटैक से बच जाती है और वो आगे कहता है कि हमारा जो ब्लड क्लैन है ना, ये तुम्हारे लुओली क्लैन के हर एक बंदे को चुन चुन के मारेगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपने दोनों ब्लेड्स का यूज करते हुए एक तेज तीर जैसा हमला सीधा मिस लुओली की तरफ कर देता है, जहाँ पे मिस लुओली अपनी तलवार को किसी चाबू की तरह यूज करते हुए उसे रोकती है। और यहाँ पे मिस लुओली का यह डिफेंस इतना शानदार था कि सुशी भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान रह गया। और मिस लुओली जैसे ही जमीन पे लैंड करती है तो घुमा के अपनी तलवार का एक बार सीधा उसकी तरफ बढ़ा देती है, जिसके चलते यह काफी दूर छिटक जाता है। लेकिन यह तो बस इसकी एक चाल थी। वो यहाँ पे अपनी खून की शक्ति का यूज करते हुए मिस लुओली के हाथ पैरों को बांध लेता है और उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटकते हुए कहता है कि अरे रे जरा देखो तो सही, जरा मुझे अंदाजा लगाने दो कि आखिर तुम यहाँ पे छिप क्यों रही हो। असल में तुम तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो, है ना? तुम्हें डर है कि कहीं तुम बाहर निकलोगी और तुम्हें मार न दिया जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपनी ब्लड सर्जिंग तकनीक की मदद से मिस लुओली को बांध के रखा था और फिर वो निकालता है अपना वही छोटा दो मुहा भाला और उसकी तरफ चला के मारता है। मिस लुओली अपनी तलवार से उसे रोकती है और तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है ना। और तभी वो पकड़ता है मिस लुओली को और हवा में उठाते हुए उसे दूसरी ओर पटक देता है और इस दौरान वो वापस से मिस लुओली पे हमला करने जाता है। लेकिन मिस लुओली यहाँ पर वाटर वेव स्लैश अटैक का यूज करती है, जहाँ पर वो पानी की एक विशाल लहर सीधा इसकी ओर बढ़ा देती है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। पर जैसे ही यहाँ पे उसका अटैक खत्म होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यह बंदा बिल्कुल सही सलामत था और सुशी कहने लगता है कि एक बार मैं तुम्हें खत्म कर दूं, जिसके बाद लुओ गॉड क्लैन भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह कहते हुए वो पागलों की तरह हंसा है और फिर मिस लुओली की तरफ वापस से अपने ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक से हमला करता है, जो देखकर मिस लुओली यहाँ पर अपनी वाटर पर्ल डांसिंग नैरो नाम के अटैक का यूज करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पानी की एक बूंद जैसे ही जमीन पे गिरती है तो उसके आसपास एक मजबूत बैरियर सा बन जाता है। और यह वही अटैक है कि जिसके एक सिंगल स्ट्राइक से ही मिस लुओली ने जो लिu जेंग नाम का बंदा था इससे पहले उसका काम तमाम किया था। यह देखकर यहाँ पे सुशी जोर जोर से हंसे हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझे उस लिu जेंग की तरह समझ रही हो कि तुम इस अटैक से एक सिंगल वार से ही तुम मुझे मार सकती हो। हाँ ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो आजमा के देख लो। यह कहते साथ ही वो अपनी ताकत के साथ अपने पैर को जमीन पे पटकता है, जिससे दोनों की ऊर्जा आपस में टकराती है। अगले ही पल हम लिu जेंग को देखते हैं, जहाँ पे उसके ऊपर एक तेज कड़कड़ाती हुई बिजली गिरती है और तभी यहाँ पे एल्डर खुश होकर कहने लगते हैं कि वाकई में यार यह लड़का तो कितना कमाल का है। इस दौरान हम देखते हैं कि म्यू चेन ने अपना पहला फूल हासिल कर लिया था और तभी म्यू चेन का माथा भी चमकना शुरू कर देता है और जहाँ पे जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो खुद को जैसे किसी और ही दुनिया, किसी और ही चेतना में पाता है, जहाँ पे वो बस अकेला था। और यह असल में व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल का स्पेस था, जहाँ पे म्यू चेन इस वक्त मौजूद था। और यह जो व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल था ना, इसके सार को इसने समझकर इस स्पिरिट पर्ल को पूरी तरीके से जगा लिया था। और तभी उसके सामने यहाँ पे हमें वही ड्रैगन नजर आता है, जो कि अपने इंसानी रूप में आते साथ ही उसे इसके बारे में बताता है कि मुबारक हो, इतने कम समय में ही तुमने इस व्हाइट स्पिरिचुअल पर्ल को पूरी तरीके से जगा लिया। यहाँ पे म्यू चेन कहने
लगता है कि आप तो व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन हो, है ना। कि तभी वो कहने लगता है कि अपनी आंखें बंद करो और जरा अपने माथे पे ध्यान लगाओ। और तभी वो अपनी 2 उंगलियों को उसके माथे के बीच में रखता है और तभी म्यू चेन खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे जो खूनी टेंटिकल्स है वो तेजी से यहाँ के लोगों को मार रहे थे। चारों तरफ खूनी माहौल था और जिस किसी से भी ये टेंटिकल्स टकराते थे वो वहीं पे पत्थर का बन जाता था। यहाँ पे म्यू चेन खुद को उस तबाही के बीच पाता है, लेकिन अगले ही पल हम लोग वापस से उसी चेतना की दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर वो सॉवरेन अपनी शक्ति की मदद से सब कुछ खत्म कर देता है। लेकिन म्यू चेन अभी भी जैसे उसी खौफनाक मंजर में फंसा हुआ था। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पर तभी वो अपनी आंखें खोलता है और व्हाइट सॉवरेन ये देख के हैरान था कि वो इतनी बड़ी त्रासदी को देखने के बाद भी इतना शांत है और कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया कि इतनी भयानक मंजर को देखने के बाद भी तुम अगर शांत हो तो वो बस उसी डेमोनिक पिलर की वजह से है जो कि तुम्हारे अंदर इस वक्त मौजूद है। ग्रेट मेरू डेमोनिक पिलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसकी जो शैतानी आभा है इसने अभी तक तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारी चेतना को दूषित नहीं किया। जिस पर वो कहने लगते हैं कि अभी अभी जो तुमने देखा यह असल में मेरे वतन, मेरे होमलैंड का नजारा था, जहाँ पे जो फेंटलैंड्स के लोग थे ना, इन लोगों ने ही मेरे होमलैंड का यह हाल किया। अब जैसे ही फेंटलैंड्स का नाम म्यू चेन सुनता है तो वो कहता है कि आखिर यह क्या चीज है, जिस पर वो बताने लगते हैं कि फिलहाल के लिए ये लोग किसी परछाई की तरह ब्रह्मांड में ही अपने आप को खोजने में लगे हुए हैं और ये लोग जो छोटे ग्रहों के लोग होते हैं ना, जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा काफी ज्यादा शुद्ध होती है, इन लोगों को खाकर जिंदा रहते हैं। और ऐसा ही मेरे होमलैंड के साथ हुआ और जहाँ जहाँ ये प्रकट होते हैं वहाँ पर ये हर चीज बर्बाद करते हुए चले जाते हैं। जिस भी आध्यात्मिक चीज को ये छूते हैं वो पूरी तरीके से राख बन जाती है और जैसा कि तुमने देखा कैसे वो जगह पूरी तरीके से बंजर बन गई। म्यू चेन उनकी बातों को सुनकर कहने लगता है कि सीनियर, अगर मैं गलत नहीं तो क्या आप वहीं से हैं? जिस पर वो कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा मिलना किस्मत में ही था। तुमने क्योंकि इस व्हाइट स्पिरिचुअल पर्ल को जगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कि तुम्हारे अंदर वो मेरू डेमोनिक पिलर पूरी तरीके से सक्रिय था। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी बुरी शक्ति इस पर्ल को कभी भी नहीं जगा सकती और यही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर वो बुरी शक्ति होने के बावजूद भी तुम पूरी तरीके से सही सलामत हो। तुम्हें पता है कि सही और गलत में फर्क कैसे किया जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे आगे भी बरकरार रखोगे, लेकिन याद रखना कि स्वर्ग की इच्छा को कभी भी निराश मत करना और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को रखोगे। इसी के साथ वो आसपास की जो शक्तियाँ हैं उन्हें इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि यह जो व्हाइट स्पिरिट पर्ल है ना, इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो ताकत है, यह बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि तुम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो यह तुम पे निर्भर करता है कि तुम कितना ज्यादा अपने अंदर इसे संभाल सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि म्यू चेन भी काफी ज्यादा हैरान था और यहाँ पे व्हाइट सॉवरेन बस इतना ही कहते हैं कि यह पूरी तरह तुम पे निर्भर करता है कि तुम कितना ज्यादा ले पाओगे। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम मिस लुओली और शूशी की फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शूशी अपनी आभा को छोड़ते हुए काफी जोर जोर से हंसा है और फिर वो कहने लगता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो, मारो मुझे, अपना वार तो करो। कि तभी यहाँ पे मिस लुओली जो है अपनी वन स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करती है और कहती है कि वन स्वॉर्ड स्टाइल लुओ गॉड वाटर। यह देखकर शूशी भी अपनी ब्लड टाइट वर्ड डेवर्ड नाम की तकनीक का यूज करता है, जहाँ हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके बड़े बड़े वही जो खून के टेंटिकल्स है वो बनने लगते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वही फेंटलैंग के ही अटैक जैसा ही अटैक था, जो कि मिस लुओली के पूरे अटैक को जैसे निगल जाता है और अगले ही पल मिस लुओली भी उसमें गायब हो जाती है। सभी लोग यह देख के हैरान थे और कहते हैं कि क्या यह वही प्राचीन विरासत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास का माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। सभी की नजरें इस बैटल पे टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो दूसरे एकेडमी के मास्टर थे वो यहाँ पे अपने शिष्य की तारीफ करने लगे हैं कि यार शूशी कोई आम बंदा नहीं है, वो ब्लड गॉड क्लैन का एक बहुत ही ताकतवर और खास सदस्य है, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। और मुझे लगता है कि इस बैटल में तो अभी काफी और सरप्राइजेज बाकी है। इस दौरान हम मिस लुओली को देखते हैं, जहाँ पर वो शूशी के उस खून के ज्वार के अंदर फंसी हुई थी और उसे अपने आसपास काफी ज्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। मिस लुओली अपनी तलवार को थामे सामने की ओर देखे जा रही थी और तभी उसे कभी ऐसा लगता कि जैसे कोई उसके बाएं से अटैक करने वाला है, तो कभी ऐसा लगता कि उसके दाएं से, कि तभी शूशी के हंसने की आवाज आती है और जैसे ही मिस लुओली पलटी है सामने कोई भी मौजूद नहीं था और तभी जो शूशी है वो हंसते हुए कहता है कि लुओली, चलो हम जरा लुका छिपी का खेल खेलते हैं, काफी दिन हो गए मैंने यह खेल किसी के साथ नहीं खेला। यह कहते हुए वो मिस लुओली के ऊपर उसी धुन से अटैक करता है। तो मिस लुओली भी यहाँ पे अपने तलवार के वार से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से यह पूरी जगह हिलने लगती है और जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा सा महल बाहर आने लगता है, जिसे देखकर मिस लुओली भी दंग रह जाती है। धीरे धीरे इसका आकार और ज्यादा बड़ा होने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से म्यू चेन को देखते हैं, जहाँ पर उसके माथे के ऊपर हम दूसरे फूल को
भी खिलता हुआ देखते हैं और यह नजारा जैसे ही एल्डर देखते हैं उन्हें भी यकीन नहीं होता। वो अपने पैरों पे खड़े होते हुए कहते हैं कि यह लड़का तो कितना कमाल का है। यकीन नहीं होता कि इतने कम वक्त में ही उसने दूसरे फूल को भी खिला लिया। बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे इतने सारे सरप्राइजेस देके मार देना चाहते हो? वैसे भी मेरा दिल बड़ा कमजोर है। तुम्हें क्या लगता है इस बूढ़ी हड्डी में कितनी जान बची होगी? हाँ, इसी के साथ उस स्पिरिट पर्ल की दुनिया के अंदर हम म्यू चेन को देखते हैं, जहाँ पर वो लगातार ऊर्जा को सोखे जा रहा था कि तभी आखिरकार वो अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे उसके सामने वही व्हाइट सॉवरेन मौजूद था, लेकिन उसकी हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका शरीर किसी भी वक्त पूरी तरीके से गायब हो सकता है। और यह चीज जब म्यू चेन नोटिस करता है तो कहने लगता है कि सीनियर, आपकी शक्तियाँ। व्हाइट सॉवरेन कहने लगता है कि चिंता मत करो बच्चे, वैसे भी मैं मेरी चेतना का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हूँ। तुमने जो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखा है वो अब मेरे किसी काम की नहीं। जिस पर म्यू चेन कहता है कि तो फिर सीनियर, क्या यह जूनियर थोड़ी और ऊर्जा को सोख सकता है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो आत्मा का बचा हुआ हिस्सा है, जो आपकी चेतना का थोड़ा सा हिस्सा इसमें जिंदा है, वो पूरी तरीके से मिट जाए। ना ही मैं यहाँ पर पूरी की पूरी ऊर्जा को सोखना चाहता हूँ ताकि आपके लिए फिर कुछ बचे ही ना। यहाँ पर उसके लिए इतनी फिक्र को देकर जो व्हाइट सॉवरेन है वो हैरान था और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे इतनी कम उम्र में मैंने बहुत कम लोगों को ही देखा है जो कि इतनी बड़ी शक्ति को पाने के बाद भी दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। तुमने तो मुझे काफी ज्यादा प्रभावित कर दिया, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक तकनीक देता हूँ। यह कहते साथ ही वो अपने पास से एक ड्रैगन आर्ट तकनीक वाले स्क्रॉल को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैं तुम्हें देख कर ही बता सकता हूँ कि तुम ऐसे लड़के नहीं हो कि जो बस आध्यात्मिक ऊर्जा पे निर्भर रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें यह खुद को बचाने वाली तकनीक को दिया है जिसे कि ड्रैगन आर्ट तकनीक कहा जाता है। यहाँ पे यह लेते साथ ही म्यू चेन सीनियर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं आपकी इस दयालुता को कभी भी नहीं भूलने वाला। जो सुनकर व्हाइट सॉवरेन हंसा है और कहने लगता है कि तुम बहुत कमाल के लड़के हो। तुम्हारे जैसे लड़के मैंने बहुत कम देखे हैं और खास तौर पर इस उम्र में इतना ज्यादा ईमानदार तो लोग कम ही दिखते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हें यह तकनीक देना और यह जो मेरी शक्तियाँ देना यह मेरा अपना फैसला है। मैंने अपनी सारी चीजें तुम्हें दे दी। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखा हूँ ना तो मुझे उसी प्राचीन योद्धा की याद आती है। अब जैसे ही म्यू चेन सुनता है कि क्या योद्धा, वो इसके बारे में उनसे पूछने लगता है, जिस पर व्हाइट सॉवरेन कहने लगता है कि क्या तुमने कभी मार्शल एंसेस्टर के बारे में सुना है? जिस पर वो कहने लगता है कि क्या आप मार्शल एंसेस्टर लिन डोंग के बारे में बात कर रहे हैं? जिस पर व्हाइट सॉवरेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो 10,000 दुनिया है ना, उसमें ऐसे साम्राज्य से ताल्लुक रखती है जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन उन्हीं में एक लड़का आता है जिसका नाम है लिन डोंग और जिससे कि आज मैं और तुम मार्शल एंसेस्टर लिन डोंग के नाम से जानते हैं। लेकिन वो लड़का इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसकी एक उंगली के इशारे से ही पूरे संसार को नष्ट किया जा सकता है। उसका हमला इतना ज्यादा मशहूर हो चुका था कि 10,000 दुनिया में लगभग सभी लोग उसे जानते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे व्हाइट सॉवरेन हमारे लिन डोंग के बारे में हमें बताने लगते हैं कि यहाँ पे जो छोटे ग्रह है वहाँ पे लिन डोंग को बहुत ही गर्व के साथ जाना जाता है और फिर आगे चलकर उसने जो मार्शल रियलम है उसे भी ढूंढा। इसी के साथ हमें लिन डोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका यह जो लुक है यह कमाल का लगता है और जहाँ पे उसका एक भूतिया सा प्राणी भी होता है जिसका आकार हमारी आकाशगंगा से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। और यह जो प्राणी था यह इतनी खतरनाक सी विनाशकारी शक्ति को रखता है कि जिसका मैं और तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अब बस इतना अंदाजा लगा लो कि आगे चलकर मार्शल यूनिवर्स का अपना लिन डोंग कितना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। इसी के साथ हमें यहाँ मार्शल एंसेस्टर लिन डोंग की शक्ति का नमूना दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ में एक उल्का पिंड के आकार का एक छोटा सा पत्थर होता है जिसे कि उसने अपने हाथों में थाम रखा था और जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता है और अपनी कलाई में मौजूद उस जादुई चीज को सक्रिय करता है। तो यहाँ पर हम उसी अजूर ड्रैगन को बाहर आता हुआ देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा शानदार जानदार लग रहा था और यहाँ पे तेजी से वो यहाँ इसी विशाल प्राणी की तरफ बढ़ता है जिसके साथ ही लिन डोंग यहाँ पर उस उल्कापिंड के आकार के उस पत्थर को सीधा इसकी तरफ चला के मारता है। यहाँ पे जैसे ही यह उल्कापिंड गुजरता है ना तो जहाँ जहाँ से जाता है वहाँ की चीज को पूरी तरीके से नष्ट करता हुआ चला जाता है। सचमुच अंतरिक्ष में यह ऐसे चलता है कि वहाँ पे आसपास का जो स्पेस है उसमें एक बहुत बड़ा सा दरार बन जाता है। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड में ही उसने एक बहुत बड़ा सा दरार ला दिया हो। जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधा इस विशाल प्राणी से लता है और भाई साहब एक सिंगल वार से ही वो राख में बदल जाता है। लेकिन इस उल्कापिंड का काम खत्म नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं कि सचमुच उसके अंदर से छेद करते हुए वहाँ पे यह एक सितारे के विस्फोट की तरह फटता है जिसका विस्फोट इतना कमाल का लगता है और उसकी रोशनी में जब लिन डोंग यहाँ पे मुड़ता है तो यार रोंगटे खड़े कर देने वाले यह पल थे। इतना कमाल का लग रहा है लिन डोंग कि मैं क्या ही बताऊं। इसी के साथ यहाँ हमें वर्तमान समय में व्हाइट सॉवरेन दिखाए जाते हैं जो कि बताने लगते हैं कि उस समय में मार्शल एंसेस्टर
मास्टर लिनडोंग बहुत ही छोटे साम्राज्य से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर भी उसी 10,000 दुनिया में टिका रहा। तब तक टिका रहा जब तक उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया नहीं, जब तक उसने अपने नाम को नहीं बनाया, तब तक उसने हार नहीं मानी। और आज वो किस मुकाम में पहुंच चुका है। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर जो अपना म्यू चेन है वो कहने लगता है कि सीनियर, एक बात बताइए, क्या आपको कुछ पछतावा होता है? जिस पर वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे बस उसकी अचानक से याद आई। म्यू चेन कहने लगता है कि सीनियर, अगर आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं तो आप बस हुक्म दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। उसके बाद सुनकर यहाँ पे व्हाइट सॉवरेन कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम कभी बिल्कुल मार्शल एंसेस्टर की तरह शिखर पे पहुंच पाते हो तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे होमलैंड के लिए खड़े जरूर होगे। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो बुराई फैली हुई है तुम उसका सफाया करो और मेरे होमलैंड का बदला जरूर लो। अब यहाँ पे यह सुनकर म्यू चेन कोई जवाब नहीं देता, तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही मैं यह चाहता हूँ कि तुम जबरदस्ती इस चीज को अपने कंधे पे उठाओ। जिस पर म्यू चेन कहता है कि सीनियर, भले ही मैं मार्शल एंसेस्टर लिनडोंग जितना ताकतवर नहीं और हमारे बीच का जो शक्ति का अंतर है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उनके रास्ते पे जरूर चलूंगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब शायद मैं उन्हें पीछे भी छोड़ दूं, और जब मैं उन्हें पीछे छोड़ दूंगा तो मैं वादा करता हूँ मैं आपके होमलैंड में जाकर उसके लिए जरूर खड़ा होऊंगा। यह सुनकर तो यहाँ पे व्हाइट सॉवरेन भी हैरान थे और वो हंसे हुए कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर अगर तुम यही इरादा रखते हो तो फिर तो मुझे तुम्हें एक और स्वर्गीय खजाना देना चाहिए। और तभी वो उसके अंदर एक सफेद आध्यात्मिक गेंद को डाल देते हैं और कहने लगते हैं कि जब तुम अपने वादे को पूरा करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर यह कौन सा खजाना था। और तभी हम देखते हैं कि व्हाइट सॉवरेन का शरीर यहाँ से गायब होने लगा है और तभी म्यू चेन उससे कुछ कहने वाला था, जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वो दिन देख पाऊँ जब तुम अपने वादे को पूरा कर पाओगे। यह कहते साथ ही वो पूरी तरह गायब हो जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिस लुओ ली को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी उसी निगलने वाली खूनी लहर के अंदर पूरी तरीके से फंसी हुई थी। उसे अपने आसपास काफी सारे लोग भागते हुए नजर आते हैं और तभी शूशी कहने लगता है कि जरा देखो, जैसे ये लोग भाग रहे हैं, बिल्कुल तुम भी अपने क्लैन को छोड़कर ऐसे ही भाग के आई हो। लुओ तियानशिन ने तुम्हें चुनकर ना बहुत बड़ी गलती की है, तुम एक नंबर की बस भगोड़ी हो। लुओ गॉड क्लैन तुम्हारी वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। अब यहाँ पे एक बंदा उसकी तरफ मदद की गुहार करता है और कहने लगता है कि आखिर आपने हमें क्यों छोड़ा, क्यों हमें छोड़ के चली गई। कि तभी शूशी उसके पीछे से आता है और कहने लगता है कि जरा देखो, तुम्हारे ये जो तथाकथित लुओ गॉड क्लैन के मेंबर्स है ना, उनके खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। जो सुनकर यहाँ पे मिस लुओली अपनी तलवार को उसके पेट के अंदर घुसाने की कोशिश करती है, पर अगले ही पल वो यहाँ अपने दादाजी को पाती है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा घायल थे, लेकिन उनका चेहरा हमें पूरी तरीके से दिखाया नहीं जाता। यहाँ पे उसका भ्रम इस हद तक उस पर हावी हो जाता है कि जैसे वो देखती है कि उसका दादाजी उसे काफी ज्यादा बुरा भला कह रहा है कि मैंने गलती की तुम्हें रूलर के रूप में चुन के। और तभी यहाँ पे शूशी आ जाता है और आकर उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम लायक ही नहीं कि तुम लुओ गॉड क्लैन की रूलर बनो। और तभी मिस लुओ ली की जो तलवार है उसके हाथ से छूट जाती है और वो जमीन पे जा गिरती है और अगले ही पल उसका यह जो खून निकलने वाला जो ज्वार था यह पूरी तरीके से गायब हो जाता है। मिस लुओ ली यहाँ पे घायल हो चुकी थी और यह बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर दिल वाले मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शूशी है अब मिस लुओ ली का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि जरा देखो, तुम एक ऐसी रूलर हो जो ना अपने तलवार को बचा सकती है, लेकिन यहाँ पे दावा करती है कि अपने लोगों को बचाएगी। हाँ, तुम तो लुओ गॉड क्लैन की एक सदस्य होने के नाते भी बहुत बड़ा धब्बा हो, कलंक हो तुम उनके नाम पर, तुम तो जीना ही डिजर्व नहीं करती। अब यहाँ पे मिस लुओ ली को गुस्सा आता है कि तभी उसके दोस्त कहने लगते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया चालों का यूज करने की। सबको पता है कि लुओ ली की ताकत कितनी ज्यादा है, जिस पर शूशी सभी को बताने लगता है कि तुम सबको शायद पता नहीं, लेकिन हमारे जो वेस्ट में 4 महान क्लैंस है उसमें यह ऐसी इंसान है जिसे कि हर कोई नफरत करता है। कोई भी इसे नहीं जानता, इसके पास कोई भी हुनर नहीं है और अब इसे कोई जगह नहीं मिली तो तुम्हारे इस एकेडमी में आ गई, जो कि पहले से ही बाकी के एकेडमियों में काफी ज्यादा कमजोर है। यहाँ पे सभी को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है कि तभी यहाँ पे आग में घी डालने का काम भी जो विरोधी मास्टर है वो भी कर देता है और कहने लगता है कि वाकई में लगता है कि नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के पास कोई भी वारिस नहीं है। कितने अफसोस की बात है, तुम लोग तो यहाँ पर अपना चेहरा तब भी किसी को दिखाने के लायक नहीं। यह सुनते साथ ही सभी को गुस्सा आता है कि तभी हम यहाँ पर उसी थंडर लेक के पास एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी छड़ी को उठाकर इसका मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वो म्यू चेन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के, तुम्हारा हुआ नहीं, कब तक टाइम लगाओगे? तुम्हारी वो मिस लुओली सबके सामने जलील हो रही है और तुम यहाँ पे ढीठ बन के बैठे हुए हो, कितना टाइम लगाओगे? यह मत कहना कि तुम लालची बन रहे हो क्योंकि तुम्हें तीसरा फूल भी चाहिए। हाँ, तुमसे बड़ा लालची तो मैंने कहीं नहीं देखा। कि तभी उसके माथे पर वो तीसरा निशान भी बन जाता है, जिसका मतलब उसने तीसरे फूल को भी खिला लिया, जो देखकर एल्डर काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी उसे गुस्सा भी आता है और
कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब तीसरा निशान मिल गया, अब वापस आओ और जल्द से जल्द जाके उसकी हेल्प करो, हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी और पूरी एकेडमी के लिए भी। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शूशी है वो सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यकीन नहीं होता कि नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी मेरे से ऐसे बुरी तरीके से जलील हो रही है और किसी में दम नहीं कि मेरा सामना कर पाए। लगता है कि तुम सभी लोग एक नंबर के डरपोक हो, तुम्हें बस तथाकथित जीनियस होने का टाइटल चाहिए, लेकिन किसी के अंदर दम तक नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सू की जो बहन है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मिस सू उसे रोक लेती है। इस दौरान यहाँ पे जो दूसरे एकेडमी के मास्टर है वो भी कहने लगते हैं कि मुझे लगा था कि यार तुम लोगों के पास तुम्हारा कोई छुपा हुआ तुरु का इका जरूर होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने तो बस मुझे यहाँ पे निराश करने के लिए बुलाया। यहाँ पे सभी लोग उसकी बात सुनकर मन में कहते हैं कि हमने नहीं बुलाया, तुम यहाँ पर मौका देकर मुंह उठा के आ गए। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डीन को भी काफी ज्यादा बुरा तो लगता है, पर तभी आसमान में बिजलियां कड़कती है। यहाँ पे मिस लुओली के पास एकेडमी के जो बाकी के फीमेल डिसाइपल्स थी वो भी सपोर्ट देने आ जाती है, पर जैसे ही आसमान में कड़कड़ाहट सभी को सुनाई देती है तो सभी ऊपर की ओर देखते हैं, जहाँ पे बादलों के बीच में हम एक ड्रैगन की आकृति को देख पाते हैं और जिसके बीच में हमें म्यू चेन की परछाई भी नजर आती है, जो देखकर जो डीन है वो भी मुस्कुराते हैं। तो गाइस, अगले वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हमें वहाँ पे म्यू चेन की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलने वाली है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि तुम सबको आज का यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।